नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। अब से कुछ घंटों के बाद दिल्ली को नया सीएम मिलने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। नए सीएम के नाम का ऐलान शाम के बाद कभी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी किसके नाम पर मोहर लगाएंगे? 48 विधायकों में से किसकी लॉटरी खुलने वाली है? किसके सिर पर सीएम का ताज सजाया जाएगा? दिल्ली का नया सीएम जाट होगा या दलित, ब्राह्मण होगा या राजपूत? नए सीएम के सिलेक्शन को लेकर बीजेपी के अंदर हलचल तेज है। बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। यह बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो जाएगी और इसके बाद बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग होनी है आज शाम को और इस मीटिंग में नए सीएम के नाम पर सहमति बनेगी। और फिर आपके सामने आएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान शाम को होगा। कल दोपहर दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के करीब 30,000 कार्यकर्ता भी इस भव्य समारोह में शरीक होंगे। जाहिर सी बात है, 32 साल बाद मौका बीजेपी के लिए आया है। जब दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया है तो इस मौके को भव्य बनाने की तैयारी है। इस मौके से संदेश देने की तैयारी है और इसीलिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ हो या ना हुआ हो, रामलीला मैदान में तो हुसैन तैयारी लगातार चल रही है कई दिनों से। बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीएम पद की शपथ कौन लेगा? 48 विधायक हैं, सीएम कोई भी हो सकता है। इसमें से एक नाम रोहतास नगर से 3 बार के विधायक जितेंद्र महाजन का भी है। जितेंद्र महाजन दिल्ली में बीजेपी का वैश्य चेहरा है। बनिया समुदाय में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। रोहतास नगर ही नहीं, आसपास का जो पूरा और इलाका है, कई और विधानसभा क्षेत्रों में भी उनका अच्छा प्रभाव है। जितेंद्र महाजन के आरएसएस से भी अच्छे रिश्ते हैं और वो विवादों से भी काफी दूर रहते हैं और उनकी इमेज साफ सुथरी मानी जाती है। अब देखिए, जितेंद्र महाजन की क्या यही साफ सुथरी वाली इमेज मनोज जी उनके फेवर में जा सकती है? क्या जितेंद्र महाजन वो चेहरा हो सकते हैं जिस पर दाव लगाए बीजेपी? नहीं, निश्चित रूप से जितेंद्र महाजन साफ सुथरी छवि, संगठन से जुड़े हुए पूर्णकालिक होल टाइमर रहे हैं संगठन के। लेकिन वो डिमेरिट ये है कि वो बीमार, उनको एक असाध्य बीमारी हुई है और उससे वो बच गए हैं अब तक। अब खैर केवल ये बीमारी कारण नहीं होगा, अब स्वस्थ हैं, चुनाव लड़ा, पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो अगर बनाना होगा वैश्य तो एक नाम ये भी हो सकते हैं जो सीधे विद्यार्थी परिषद के होल टाइमर रहे और लंबे समय तक काम किया और सब नीचे से ऊपर तक सारे लोग संघ विद्यार्थी परिषद के उनसे जुड़े हुए रहे हैं, व्यवहार कुशल हैं, संगठन पढ़े लिखे हैं और छात्र संघ की राजनीति की है, कराई है, चुनाव लड़ाया है। तो वो सब अनुभव इनके साथ है। अगर डिमेरिट कहें तो 2 ही चीज़ डिमेरिट है। एक तो ये कि वैश्य बिरादरी में कई और लोग हैं जो इनसे सीनियर नाम है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है कि ये बीमार है एक असाध्य रोग से जिससे काफ़ी उबर चुके हैं। भगवान करें वो ठीक हो जाए। लेकिन ये 2 मेन मुझे लग रहा है कारण होंगे। दीपक जी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको क्या दिखता है कि वो सीएम की पहली पसंद हो सकते हैं? प्लस पॉइंट ये है कि ग्राउंड से जुड़े जमीनी नेता हैं। आरएसएस और बीजेपी में बहुत अच्छा कलेक्शन है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के जो लो प्रोफाइल नेता देती है उनमें जितेंद्र महाजन एक हो सकते हैं। लेकिन मुझे वो सीएम के पद के लिए उनके नाम पर डिस्कशन हो, मुझे इस बात की संभावना बेहद कम नज़र आती है। क्योंकि वैश्य कम्युनिटी या बनिया संप्रदाय से अगर किसी को बनाना हो तो उससे बड़े नाम भी उपलब्ध हैं। लेकिन उनका जमीन से जुड़ा होना और साथ ही साथ आरएसएस से, मतलब आरएसएस का फुल टाइमर होना उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। देवेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, देखिए, प्रेडिक्शन तो सुबह से ही की जा रही है लेकिन किसी एक नाम की चर्चा हम जोरों शोरों से करें ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी देती नहीं है। अगर समीकरणों को देखें तो क्या मैसेज देने की कोशिश बीजेपी आज करेगी अपने सीएम फेस के जरिए? और प्राची, एक नाम के हिसाब से जैसा कि आप कह रहे हैं कि वैसी स्थिति नहीं, वो लाजमी भी है कि बीजेपी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें। जैसे उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहीं चर्चा में भी नहीं थे। राजस्थान में जब भजन लाल शर्मा को बनाया गया कहीं चर्चा में भी नहीं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया कहीं चर्चा में भी नहीं। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में जब पहली बार बनाया गया था कहीं चर्चा में नहीं। तो जब इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड हो तो समझा जा सकता है कि उस पार्टी के फैसले लेने के बारे में सिर्फ एक आकलन किया जा सकता है। अब ऐसे में दिल्ली को लेकर जो आकलन है उसको आप 2 खांचे में बांट के पहले स्टार्ट करना चाहिए। पहली बात ये
कि क्या पार्टी ये सोचेगी कि कोई बड़ा नाम जैसे प्रवेश वर्मा जैसे जॉइंट किलर जो कि अरविंद केजरीवाल को हराए हैं, उन 2 बार के सांसद हैं, उनको दिया जाए, या फिर कोई ऐसा नाम दिया जाए जो कि बहुत साइलेंटली काम करे, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी वैसी ना हो जो कि किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी या उस तरह की वाद विवाद को जन्म दे, साइलेंटली अपना काम कर सकें। क्या उस तरह की पर्सनालिटी का चयन करना चाहेगी बीजेपी? ये पहला ऑप्शन है। इन दोनों ही कंडीशन में आप देखें तो दोनों के प्लस दोनों के माइनस हैं, और इसमें यकीनी तौर पे नहीं कहा सकता। अगर बड़े नाम के हिसाब से अगर बात कर लें तो जैसा कि एक मैंने आपको प्रवेश वर्मा का बताया, दूसरा अगर महिला को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, हालांकि उसकी संभावना कम नजर आती है, लेकिन फिर भी अगर महिला में चयन करना हो तो रेखा गुप्ता सबसे प्रमुख नाम। अगर वैश्य कम्युनिटी से चयन करना हो तो चाहे जितेंद्र महाजन की बात कर लें, या फिर एक दूसरा नाम जो कि गोंडा के विधायक हैं अजय महावर, दूसरी बार के विधायक हैं, 2 बार वो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, संघ के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहा है, और मूलतः जन्म के हिसाब से वो पूर्वांचली हैं, भागलपुर के पास उनका जन्म हुआ था, और वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, ऐसे उनकी पढ़ाई लिखाई राजस्थान में हुई है। तो इन सारे फैक्टर्स के आधार पर ये वो नाम है जो कि चर्चा में है। और दूसरे सेक्शन की अगर बात कर लें तो कोई भी ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो, उस तरह का नाम उठाकर अगर बीजेपी अपने फैसले के तौर पे सामने रख दे तो फिर समझा जा सकता है कि उसके बाद ही जाना जाएगा कि आखिर उनमें कौन कौन सी खासियत पार्टी ने देखी है। लेकिन जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड है और जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तक इन्फॉर्मेशन यही है प्राची कि किसी भी नेता के पास कोई ये जानकारी नहीं, कि कोई इंडिकेशन भी नहीं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उस हिसाब से आप समझ सकती हैं कि सब कुछ कितना ओपन है। प्राची, मतलब है कि आज शाम तक इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है और इस बैठक में यह साफ होगा कि ऑब्जर्वर कौन होंगे। तो यह तस्वीर कुछ साफ हो पा रही है देवेंद्र की, ऑब्जर्वर किसको बनाया जाएगा ताकि वो किसी एक नाम को पिक कर पाए या सिर्फ ऐलान करें? तो ये ऑब्जर्वर के हिसाब से, क्योंकि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे उसके बारे में आकलन नहीं किया सकता। संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है और अब से थोड़ी देर के अंदर जब बैठक खत्म होगी, पहले उस बैठक में दिल्ली के रिजल्ट के बारे में बातचीत होगी और उसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर 2 नेताओं के नाम का चयन किया जाएगा। संभव है कोई हैवी वेट नाम ही हो, जैसे राजनाथ सिंह की बात कर लें, मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें, इस तरह के नाम सामने आ सकते हैं, और लेकिन उसके नाम के लिए इंतजार करना होगा। चलिए थोड़ी देर इंतजार करते हैं, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आएगा हम दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन 48 विधायकों में से किसकी लॉटरी खुलने वाली है, उसमें से एक नाम कपिल मिश्रा का भी हो सकता है। कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी में कट्टर हिंदूवादी चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए। 2015 में वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर करावल नगर से विधायक बने थे। 2019 में कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उनको दिल्ली प्रदेश यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया और इस बार करावल नगर से उनको टिकट दिया गया, एक हैवी वेट उम्मीदवार का टिकट काट करके। कपिल मिश्रा के साथ नेगेटिव पॉइंट यह है कि कभी कभी वो अपनी हदों को पार कर जाते हैं। देखिए, हिंदुत्व की पिच पर उतरकर कपिल मिश्रा बैटिंग करते हैं और इसीलिए कभी कभी अपने बयानों के जरिए कंट्रोवर्सी में भी आ जाते हैं। लेकिन कपिल मिश्रा का नाम भी बड़ा जोरों शोरों से लिया जा रहा है। तो अगर कपिल मिश्रा के नाम का चयन करना हो रोहन जी, तो कौन सी 4 बातें उनकी फेवर में जा सकती हैं? बिल्कुल प्राची, जैसे कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करते हैं पिच पे, वो एक जो प्लस पॉइंट है वो इनके फेवर में हमेशा जाता है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब हम सिरसा की बात करते हैं कि उन्होंने केजरीवाल साहब के या लिकर के शराब घोटाले के स्कैम को उजागर किया हो, वही हम एक्सपेक्टेशंस कपिल मिश्रा के थ्रू भी करते हैं। इन्होंने तो मुझे ये तक बताया कि किस तरीके से वाटर टैंकर स्कैम जो शीला दीक्षित सरकार में हुआ, उसकी फाइलें इन्होंने जब अरविंद केजरीवाल साहब तक पहुंचाई तो उनको कहा गया कि आप बंद कर दीजिए वो फाइलें। तो बड़ा खुल के अटैक रखा पिछले 3 से 4 सालों में। चाहे मॉडल टाउन से हार गए हो भाजपा से, लेकिन आपने सही बताया कि भाजपा ने उनको वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया, एक बड़ी मैं कहूँगा प्रोमिनेंट प्रोफाइल दी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 2 प्लस पॉइंट्स ये आपके हैं, एक तो ये कि वो हिंदुत्ववादी हैं, स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा अपने दम पे उन्होंने, चाहे वो कन्हैया लाल का असैसिनेशन हुआ हो, मर्डर हुआ हो उदयपुर में, या सीए में उन्होंने खुल के सामने आके उन लोगों के लिए कैंपेन करी हो जिनकी मौतें हो गई थी, चाहे वो अंकित हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर हों। बड़े कम ही ऐसे भाजपा से विधायक थे जो सामने आके जिन्होंने बैटिंग करी हो। और तीसरी जो मैं चीज़ कहूँगा इनके फेवर में वो जाती है कि कैबिनेट में इनका नाम आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एक ब्राह्मण फेस है दिल्ली से, और जिस तरीके से पूर्वांचलियों की हम बात कर रहे हैं वो इन्होंने
अपने चेहरे को सामने लाके खड़ा किया है। चौथी मैं ये बात कहूँगा कि वेल स्पोकन भी है, आर्टिकुलेट है, अपनी बातों को बड़े प्रखर तरीके से सामने रखते हैं। वो बहुत कम आज हम देखने को मिलता है भाजपा में। और जिस तरीके से आर्टिकुलेशन इनकी रही है, चाहे वो स्कैम्स को लेके हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, वो इनके फेवर में ज़रूर जाती हैं। मनोज जी, हाल के वक्त में मोहन भागवत जी रहे हो या आरएसएस की जानिब से हिंदुत्ववादी राजनीति को लेकर के बहुत सारी बातें की गई, क्या उस चीज़ के हिसाब से कपिल मिश्रा फिट बैठते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैंने जो सोच संघ की और उस तरह की रही है उसमें कपिल मिश्रा तो सबसे ज़्यादा फिट हैं। लेकिन अभी जो तत्काल जो इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, उसमें ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर करने की पिच पर नहीं ले जाया गया, उसको डेवलपमेंट दिल्ली के रियल इशू। इसलिए मुझे लग रहा है, जैसा अभी बताया जा रहा था कि कपिल मिश्रा के साथ ये है कि उनके पिताजी मध्य प्रदेश के हैं, माँ उनकी उत्तर प्रदेश की हैं, तो पूर्वांचली नाम भी हैं और उस तरह से उन्होंने अपने को पेश भी किया। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर किसी पूर्वांचली को बनाना होगा तो जो 2-3 नाम है उसमें एक नाम इनका हो सकता है, अन्यथा मंत्री बने ऐसा मुझे लग रहा है। सीधे मुख्यमंत्री बनाना ज्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़ा अति हो पूर्वांचलियों की बात हो ही रही है, तो एक और ऐसी सीट की बात कर लेते हैं जहां कमल ऐसे वक्त में खिलाया जब आम आदमी पार्टी की लहर चल रही थी, और वो सीट है लक्ष्मीनगर, जहां से एक बार फिर अभय वर्मा चुनाव जीते हैं। वैसे इसी साल बिहार में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में वहां के वोट बैंक को साधने के लिए क्या बीजेपी लक्ष्मीनगर सीट से विधायक बने अभय वर्मा पर दांव लगा सकती है? अभय वर्मा के बारे में हमारे जो दर्शक ज्यादा नहीं जानते उनको ये बता दें कि अभय वर्मा मूल रूप से बिहार के हैं, मिथिलांचल का दरभंगा उनका मूल स्थान है। वो दिल्ली के बीजेपी के उपाध्यक्ष और पेशे से वकील हैं। अभय वर्मा ने लक्ष्मीनगर सीट पर आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। तो क्या ये दीपक जी चॉइस हो सकते हैं अगर पूर्वांचली चेहरा पिक करना है तो? देखिए, पूर्वांचली चेहरा है तो अभय वर्मा एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं अगर पिक करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रायोरिटी दिल्ली के लिए बिल्कुल अलग है। मैं सर से बिल्कुल एग्री करता हूं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, बिजली, पानी, प्रदूषण, सड़क, ट्रैफिक, यमुना की सफाई, ये बड़े मुद्दे हैं। तो इनको कौन बेहतर ढंग से सॉर्ट आउट कर सकता है, मेरे ख्याल से बीजेपी का ध्यान ये भी रहेगा। लेकिन हाँ, पूर्वांचल का अभय वर्मा एक चेहरा है, तो कैबिनेट में तो इनको बिल्कुल जगह मिलेगी अगर पूर्वांचल के एक चेहरे को कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाता है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो शामिल किया जाएगा। और इस बार चुनाव में तो पूर्वांचलियों को लेकर के बाकायदा कैंपेन में एक ऐसा मोड़ भी आया जब केजरीवाल घिरते हुए नजर आए। विक्रांत जी, नेगेटिव पॉइंट क्या दिख रहे हैं आपको अभय वर्मा में? देखिए, अभय वर्मा के बारे में तो चुनाव से पहले, वैसे अभय वर्मा पुराने दिल्ली में बहुत पुराने हैं, वकीलों के बीच भी राजनीति करते रहे हैं और वकालत उनका पेशा भी है। लेकिन इस बार चुनाव से पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि अभय वर्मा की शायद टिकट काटी जाएगी और उनकी सीट पर नए उम्मीदवार को टिकट मिल सकता है। सामने बीबी त्यागी थे जो पुराने भाजपाई हैं, वो भी वहाँ से लक्ष्मीनगर से विधायक रहे हैं, लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास जताया। लेकिन मुझे उनका पूरा कैलकुलेशन देखने के बाद ये लगता है कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं एक पूर्वांचली कोटे से अगर कहा जाए तो। उसमें भी कपिल मिश्रा के साथ उनका एक मुकाबला होगा। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर बीजेपी की जो प्रायोरिटीज हैं उसे देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी सीएम के चेहरे पर इस तरीके का बड़ा एक्सपेरिमेंट करती हुई नहीं दिखाई देगी। ये दो पैरामीटर जो हम चर्चा कर रहे हैं विक्रांत जी, एक तो ये कि जो मुखर तरीके से अरविंद केजरीवाल के हर नैरेटिव का जवाब दे पाए, जो दिल्ली को अपने दम पर पुल कर पाए, और दूसरा वो जो इतना सहज स्वभाव का हो या साफ सुथरी छवि का हो या इतना लो प्रोफाइल हो कि उस पर अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा अटैक ना कर पाए। तो इसमें क्या वो सटीक बैठ रहे हैं? देखिए, अभय वर्मा तो पिछली विधानसभा में भी थे, और पिछली विधानसभा में जिसमें बीजेपी के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, केवल 8 सदस्य बीजेपी के थे, उसमें भी जो 8 सदस्य थे, कई सदस्य ऐसे थे जो अभय वर्मा से ज्यादा मुखर, अभय वर्मा से ज्यादा मजबूती से अपने मुद्दों को उठाते थे। चाहे जितेंद्र महाजन को आप देखिए, वो बीमार रहे उसके बावजूद वो बहुत सक्रिय तरीके से विधानसभा में पक्ष रखते थे। तो मुझे लगता है कि अभय वर्मा से बेहतर उम्मीदवार बीजेपी के पास हैं, और बीजेपी इस बड़े ऐतिहासिक मौके पर किसी तरह की भी, उसके पास कोई मजबूरी नहीं है कि उसे किसी क्लास को या किसी खास उनको किसी तरह से ओबलाइज करना, ऐसी कोई चीज बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी बेहद ईमानदारी से अपना फैसला ले सकती है और उसे किसी की नाराजगी का भी इस समय कोई ऐसा खतरा नहीं है।
तो जो प्लस पॉइंट है और जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो दोनों डिस्कस करें, लेकिन अभी बहुत सारे नाम हैं जिनको अभी डिस्कस करना बाकी, क्योंकि कुल 48 नाम ऐसे हैं जिनमें से किसी एक की लॉटरी लगेगी, लेकिन लॉटरी किसकी खुलने वाली है, फोन अब तक किसके पास गया है, ये सारी बातें अभी पर्दे में हैं। और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, उसके बाद ऑब्जर्वर की नियुक्ति और फिर शाम होते होते तस्वीर साफ होगी कि आखिर कौन बनने वाला है दिल्ली का नया सीएम। तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो हम लगातार आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके प्लस में क्या बातें जा रही हैं, किसके नेगेटिव में क्या बातें जा रही हैं। और अभय वर्मा की अगर हम बात कर लें, क्या ये ध्यान में रखा जाए दीपक जी कि बिहार का चुनाव भी है, क्योंकि बीजेपी जब मुख्यमंत्री का चयन करती है, मध्य प्रदेश में आपने यादव को चुना तो टारगेट आपका उत्तर प्रदेश था, आपका बिहार था, तो क्या यहां से भी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी बिहार के चुनावों में? बिल्कुल, आप ऐसा किया जा सकता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बिहार के चुनाव के मद्देनजर अपना दिल्ली का मुख्यमंत्री देने जा रही है? मुझे ये लॉजिक थोड़ा अलग सा लगता है, मुझे ये लॉजिक थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि दिल्ली की अपनी ज़रूरतें हैं। और प्राची और हुसैन, मैं एक बात आपको बता दूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सर पर कांटों का ताज है। पूरे देश और दुनिया की नजरें दिल्ली पर लगी रहती हैं। तो पहले तो आपने कितने वादे किए हैं? 48 विधायकों के साथ भी ताज कांटों भरा है जी, क्यों दीपक जी, लेकिन आपको कितने वादे पूरे करने हैं? आपको महिलाओं को 2500 रुपए देने हैं, आपको साफ जल देना है, आपको दिल्ली में पूरी तरह से नई सीवर लाइन बिछानी है, दिल्ली जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से ट्रैफिक जैम को कैसे कम किया जाए उसका मैनेजमेंट करना है, उसके अलावा यमुना की सफाई करके आपको वहां पर एक रिवर फ्रंट बनाना है। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को मजबूत करना है। फिर आपने कहा है कि लोक लुभावनी योजनाएं या जो लोगों वाली योजना है वो जारी रहेंगी, तो कैसे जारी रहेंगी? क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। माना यह जा रहा है कि इस साल जो दिल्ली का बजट आएगा वो डेफिसिट में होगा, जबकि दिल्ली सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला राज्य है, इसको भूलिए मत, क्योंकि हमारे यहाँ पर टैक्स पेयर इतने सारे हैं और हमारे यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन ऑलमोस्ट पूरे देश का होता है। तो ये देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी इस तरह का रिस्क लेगी। अब मुझे नहीं पता लेगी या नहीं लेगी, मैं उनके बिहाफ पे नहीं कह सकता, लेकिन विश्लेषण कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कुछ और नाम है उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बवाना एससी सीट है, एससी सुरक्षित सीट, और वहां से रविंद्र इंद्राज सिंह ने आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार को 31,000 से ज्यादा वोटों के फासले से हरा दिया था। वो बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और लंबे वक्त से दलित समुदाय के बीच काम भी कर रहे हैं। 50 साल के रविंद्र इंद्राज सिंह पेशे से एक कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट किया है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। बवाना सीट ग्रामीण दिल्ली का हिस्सा है। रविंद्र इंद्राज सिंह को आगे बढ़ाने का मतलब होगा कि बीजेपी दलित और ग्रामीण वोटर को तवज्जो देकर के आगे की लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगी। अब रविंद्र इंद्राज के फेवर में कौन कौन सी बातें जा रही हैं, रोहन? मुझे लगता नहीं कि रविंद्र इंद्राज बवाना आज की डेट में कोई उम्मीदवार हैं भी इस बात के लिए लेके दावेदार कि मुख्यमंत्री पद पे हो, लेकिन क्योंकि एक जिस तरीके से भाजपा ने, आपने बताया कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं बिहार को लेके थोड़ा सा एक वो रहता है, या पूर्वांचलियों को रहता है, तो एससी और कैंडिडेट्स को लेके एक फेवर में उनके एक बात ज़रूर जाती है। लेकिन मैं बात कहूँ कि अगर आज अनुसूचित जाति मोर्चा के वो अध्यक्ष रह चुके हैं पहले और समुदाय को आगे लेके गए हैं, तो यूपी में क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को लेके एक हमेशा से कॉम्बिनेशन को लेके एक बड़ी एक प्रबल दावेदारी रहती है कई लोगों की, चाहे वो नॉन यादव ओबीसी कोटा हो या ब्राह्मण हो, उनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बिठाने के लिए, तो शायद हो सकता है उप मुख्यमंत्री के तौर पे उनको ज़रूर आगे लाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि उप मुख्यमंत्री के तौर पे क्योंकि पंजाबी और सिख समुदाय से भी सिरसा और आशीष सूद जैसे नाम भी आगे आ रहे हैं, कपिल मिश्रा जैसे भी, तो एक कंपटीशन ज़रूर रहेगा, पर उस पर चर्चा ज़रूर हो रही होगी मुझे लगता है इनके नाम पे आज उप मुख्यमंत्री के लिए। देखिए 48 के 48 विधायकों के नाम पर चर्चा हो रही है। किसी को फोन नहीं गया, किसी को कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं दिया गया। अभी पर्यवेक्षक तय हो रहे हैं और उसके बाद शाम तक आपके सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है, किसके नाम की पर्ची निकलती है, कौन सा विधायक मुख्यमंत्री बनता है, या फिर कोई और सरप्राइजिंग नाम भी शामिल हो सकता है।